We have a question that a block is kept on an inclined surface, just begin to slide if the inclination is 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि देखो ये एंगल अगर 30 डिग्री है और इस पर जैसे ही आप ब्लॉक रखोगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा, ब्लॉक स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लो कि जब आप ब्लॉक इस पर रखते हो तो इस पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट होते हैं। एक तो फोर्सेस आपका नीचे की ओर mg एक्ट करता है, ठीक है, और इस mg का दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो है वो आपका इस डायरेक्शंस में, एक कंपोनेंट ये हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। तो चूँकि ये एंगल जो है, ये थीटा जो है, दिस इज़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये एंगल थीटा होती है, इसलिए ये जो कंपोनेंट होता है वो mg cos थीटा होता है और ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, mg sin थीटा हो जाता है। तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है वो एक्चुअली में कुछ इस डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कनेक्ट करता है। अब क्या हो रहा है कि 30 डिग्री पे जब ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स Fr एक्ट करेगा। तो क्या कर रहा है कि ब्लॉक ए केप्ट ऑन द इंक्लाइन सरफेस, जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। नाउ द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर ब्लॉक बी, ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड दैट इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। तो जब इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक ए था, अब इस ब्लॉक ए को रिप्लेस करके जब उस पर हम ब्लॉक बी, दूसरा ब्लॉक डाल देते हैं तो वो स्लाइड नहीं करता है, तो वो 40 डिग्री के एंगल पे स्लाइड करता है। मतलब जब इस एंगल को जब आप बढ़ाओगे तो 40 डिग्री के एंगल पे वो ब्लॉक स्लाइड करता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या है मासेस, उनके मासेस के बीच में क्या रिलेशंस है, क्या तुम इस बात से मासेस के बीच में रिलेशंस निकाल सकते हो। तो इस चीज़ के लिए एक सिंपल सा बात समझना चाहिए कि सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो ये mg sin थीटा हो गया। तो इसको स्लाइडिंग करने के लिए क्या है, स्लाइडिंग करने के लिए जो है सो mg sin थीटा की जो वैल्यू है, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, इट शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। Fr जो है, Fr मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यही ना होता है इसलिए तभी स्लाइडिंग हुआ है। क्या है, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग, ये हम बात कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। और कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग के लिए क्या होगा कि ये जो फोर्सेस इस डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं, mg sin थीटा फोर्सेस, ये फोर्सेस इस फ्रिक्शन फोर्स के जो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो टेंडेंसी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा। अब देखो Fr मैक्स जो वैल्यू होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ n होता है। तो ये हो गया mg sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। अब देखो यहाँ से कि ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n जो होगा वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एज द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, एज द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, द ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये हो जाता है। तो ये जब वैल्यू तुम इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखेगा, mg sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। m से m कट गया तो बेसिकली क्या आ गया यहाँ से, तो देखो यहाँ से क्या चीज़ की tan थीटा, जब ये हो जाएगा यहाँ से m कट गया, g से g भी काट दो, तो बेसिकली क्या आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया। तो ये कंडीशन हुआ स्लाइडिंग का। क्या चीज़ कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। सो ये है कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगा, तो स्लाइडिंग का कंडीशन है कि दिस इज tan इनवर्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं या। तो अब बताओ यहाँ से कि जब tan इनवर्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू थीटा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग जो है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है। क्या हो रहा है कि कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग, समझो इसको, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओनली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पे डिपेंड करता है, तो अब जब दूसरा ब्लॉक तुमने डाला इस पे, तो वो 40 डिग्री के एंगल पे स्लाइड हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि दूसरे ब्लॉक का इस इंक्लाइन सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट था वो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, म्यू की वैल्यू चेंज हो गई। और उस चेंज होने की वजह से जो स्लाइडिंग का जो एंगल था वो 30 डिग्री से बढ़ के 40 डिग्री हो गया। तो इसका मास के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो तुम स्लाइडिंग के सिचुएशन से मास के बीच में कोई रिलेशंस नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि मास ए का ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी या ए इज इक्वल टू बी, तुम नहीं कह सकते हो। तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है। इमटेरियल जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो क्या हो रहा है कि जब आपने ब्लॉक ए डाला, इस पे ब्लॉक ए डाला तो 30 डिग्री के एंगल पे स्लाइडिंग हुई, तो हो सकता है कि ब्लॉक ए और उस सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो क्या था, μ1 था। फिर जब आपने दूसरा ब्लॉक बी डाला तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 हो गया। तो μ2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्लाइडिंग एंगल हो गई 40 डिग्री और μ1 के कॉरस्पॉन्डिंग स्लाइडिंग एंगल हो गई 30 डिग्री। देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन द मासेस एंड द एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि ऑल द 3 केसेस विल बी पॉसिबल। कोई भी तीनों केसेस पॉसिबल हो सकता है। आई कैन नॉट कंक्लूड अबाउट द मासेस फ्रॉम द स्लाइडिंग एंगल, ठीक है, उससे मैं कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकता हूँ।